पीएफआई के ऊपर एनआईए का छापा पड़ा, पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए। इसके लिए मैं सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही लैंडमार्क काम हुआ है। लेकिन क्या पीएफआई के लोगों को पकड़ने से पीएफआई खत्म हो जाएगा, या जैसा कुछ लोग मांग कर रहे हैं बैन पीएफआई, बैन पीएफआई, ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी हो रही है, पीएफआई को बैन करने से पीएफआई खत्म हो जाएगा? इस पे सोचने की जरूरत है। आज का पीएफआई कल का सिमी था। आज के युवाओं को शायद सिमी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे थे सिमी सिमी। जैसे आज की डेट में पीएफआई चर्चा होती है, ऐसे हम लोग जब यंग थे, कॉलेज के टाइम में थे, तो खूब सिमी की चर्चा होती थी। सिमी भी यही काम करता जो आज पीएफआई कर रहा है। कई साल तक सिमी के खिलाफ जांच हुई, सिमी के लोग पकड़े गए, सिमी के लोग जेल गए। फिर क्या किया, सिमी को बैन कर दिया। तो सिमी को बैन कर दिया तो एक नया संगठन से नाम बदल दिया। काम सब वही है, सारे काम वही जो सिमी कर रहा था, नाम उसने बदल के उसका पीएफआई कर दिया। तो सिमी के ऊपर भी छापे पड़ते थे, आज पीएफआई के ऊपर भी छापे पड़ रहे। इसका मतलब छापा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सिमी को बैन किया था, अब पीएफआई को बैन करने की बात हो रही है। इसका मतलब बैन करना भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मैं इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता की समस्या समझिए। एक सतही इलाज होता है, टेम्परेरी जो इलाज होता है, यह बहुत कारगर नहीं होता। हम हर समस्या का टेम्परेरी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। छापा मारना बहुत स्वागत योग्य है, पकड़ना बहुत स्वागत योग्य है, उनको जेल में डालना बहुत स्वागत योग्य है, और बैन भी हो जाए तो भी स्वागत योग्य है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने सिमी बैन किया, पीएफआई बन गया। पीएफआई बैन करेंगे, कल डीएफआई बन जाएगा। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम ही तो बदलना है। वो डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया कर देंगे, डीएफआई कर देंगे। आप डीएफआई को बैन करोगे, 10 साल उसके खिलाफ जांच होगी, ये होगी वो होगी। डीएफआई बैन कर दोगे, तब तक हो सकता है वो सीएफआई बन जाए, एलएफआई बन जाए। नाम ही तो बदलना है, काम तो वही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे जिहादी संगठनों का आपको जड़ से आपको इलाज करना पड़ेगा। जड़ क्या है? सामान्य भाषा में जब दुश्मन को आपको खत्म करना हो तो सबसे पहले आप उसकी सप्लाई काटिए, रसद काटिए। ये कहते हैं ना, दुश्मन से युद्ध होता है तो पहला काम किया जाता है, सामने से आप गोली मारिए, लेकिन जो पीछे से उसको सामान आ रहा है उसको आप काटिए। पीएफआई जैसे संगठन जिंदा कैसे हैं? विदेशी फंडिंग पे। पीएफआई जैसे संगठन जिंदा कैसे हैं? काले धन की फंडिंग पे। पीएफआई जैसे संगठन कैसे जिंदा है? हवाला की फंडिंग पे। पीएफआई जैसे संगठन जिंदा है एफसीआरए की फंडिंग पे। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप हवाला खत्म नहीं करोगे, आप एफसीआरए खत्म नहीं करोगे, तो पीएफआई को बैन करने से कुछ नहीं होगा। 5 साल, अगले ही साल एक नया संगठन बन जाएगा, डीएफआई बन जाएगा, सीएफआई बन जाएगा, एनएफआई बन जाएगा, केएफआई बन जाएगा। नाम ही बदलना है, कुछ भी बन जाएगा। यह जिहाद एक कैंसर है। किसी 10 लोगों को जेल में डालने के बाद जिहाद नहीं रुकेगा। 10 लोगों को आप 10 साल की सजा हो तब भी नहीं जिहाद रुकेगा। संगठन को बैन करने से भी जिहाद नहीं रुकेगा। अगर आप गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, एक बार गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको 50 से ज्यादा संगठन मिलेंगे जिनको अलग अलग देशों ने बैन किया हुआ है। उसमें आईएसआईएस भी है, जैसे मोहम्मद भी है, ऐसे बहुत सारे संगठन, 50 के ज्यादा संगठन है जिनको अलग अलग देशों ने बैन किया हुआ है। क्या उसके बाद अलगाववाद खत्म हो गया? तो जब 50 से ज्यादा संगठनों को बैन करने के बाद अलगाववाद, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, तो पीएफआई को बैन करने से कैसे खत्म हो जाएगा? हमें बैन करना पड़ेगा उस सोच को, हमें खत्म करना पड़ेगा उस सोच को जो अलगाववाद को जन्म देती है। और वो सोच क्या है? मदरसे की टीचिंग। वो सोच क्या है? वो स्पेशल ट्रीटमेंट। वो सोच क्या है? विशेष दर्जा। वो सोच क्या है? विशेष स्कूल। वो सोच क्या है? विशेष किताब। और कैसे सब चल रहा है? विदेशी फंडिंग। तो आपको पहले विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, हवाला के जरिए हो रही, जो एफसीआरए के जरिए हो रही है। आपको मदरसा बंद करना पड़ेगा, और मदरसा बंद करेंगे तो क्या? तो कॉमन एजुकेशन लागू करना पड़ेगा। समान शिक्षा लाइए,
नहीं 18 साल तक तो 16 साल तक, यानी 10वीं तक। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है एजुकेशन सिस्टम चल क्यों रहा है। कभी और चर्चा करेंगे कि भाई 5 साल की प्राइमरी, फिर 3 साल का जूनियर, फिर 2 साल का हाई स्कूल, फिर 2 साल का इंटर, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। काहे लिए करना? अरे 5-5-5 लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। तो कम से कम 5 साल की प्राइमरी और 5 साल की सेकेंडरी, ये सबके लिए कंपलसरी करिए, सबकी एक किताब करिए। 10वीं तक, यानी जब बच्चा 16 साल तक हो, उसकी सबकी एक किताब करिए, तब उसकी सोच एक जैसी होगी। पूरी दुनिया में जहां भी मदरसा है वहां शांति नहीं है, जहां भी मदरसा है वहां अलगाववाद है, जहां भी मदरसा है वहां आतंकवाद है, जहां भी मदरसा है वहां आतंकवादी संगठन है, जहां भी मदरसा है वहां अलगाववादी संगठन है। सोच वहीं डाली जा रही है मदरसे में। हम उसको नहीं करें बैन पीएफआई, बैन पीएफआई, बैन पीएफआई। पता नहीं लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए कर रहे हैं, या भगवान जाने क्या कर रहे हैं। हम वही गलती कर रहे हैं जो सिमी टाइम में किया था। बैन सिमी, बैन सिमी, बैन सिमी, सरकार ने बैन कर दिया। अब हम बैन पीएफआई, बैन पीएफआई, बैन पीएफआई, सरकार पीएफआई बैन कर देगी। कल को डीएफआई आ जाएगा, फिर शुरू करना बैन डीएफआई, बैन डीएफआई, बैन डीएफआई। कब तक चलेगा? दूसरा, जब तक आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, भाई तुम स्पेशल हो, तब तक सोच खत्म नहीं होगी। उनको बराबर में, उनको इक्वल उसमें रखिए। स्पेशल ट्रीटमेंट खत्म करिए, उनका विशेष दर्जा खत्म करिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म करिए, ये पर्सनल लॉ खत्म करिए। स्पेशल जो उनका स्कूल चल रहे हैं इसको खत्म करिए, कॉमन एजुकेशन ले आइए, कॉमन सिविल कोड ले आइए, पर्सनल लॉ सारे खत्म करिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जितने अलग अलग कानून चल रहे सबको खत्म करिए, कॉमन सिविल कोड ले आइए। अलग अलग जो सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबको खत्म करिए, कॉमन एजुकेशन ले आइए। तब सोच एक जैसी होगी। लेकिन इससे भी बात नहीं बनेगी। आपको सबसे पहले आपको हवाला खत्म करना पड़ेगा, एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा, काला धन खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपको कई बार में कह चुका, फिर से कह रहा हूं, जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, तब तक हवाला नहीं रुकेगा, तब तक काला धन खत्म नहीं होगा। 100 रुपए से बड़े नोट की इस देश में जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत केवल नेताओं को है, लुटेरों को है, नौकरशाहों को है, बाबुओं को है। आम आदमी को 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। ये चली रही है 500 की नोट, 1000, 2000 की नोट केवल और केवल भ्रष्टाचारियों के लिए चल रही है। आम आदमी को इसकी जरूरत ही नहीं। आम आदमी को थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन देश के सामने इतना बड़ा खतरा है, अगर वो खतरा खत्म हो जाए तो आम आदमी तैयार है इसको सहने के लिए। नोट बदली नहीं, नोटबंदी करना पड़ेगा। करेंसी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, डिमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। 2016 में नोट बदली हुई थी, 500 के बदले नया 500, 1000 के बदले 2000, वो नहीं चाहिए। नोट बंदी, 500 और 2000 के नोट को परमानेंट बंद करना पड़ेगा। उससे हवाला बंद होगा, उससे काला धन बंद होगा। काला धन बंद होगा, हवाला बंद होगा, तब पीएफआई जैसे संगठनों की कमर टूटेगी। एफसीआरए कानून को खत्म करना पड़ेगा। आपको एक यहां पे कॉमन बैंकिंग कोड लाना पड़ेगा, तब जाके एफसीआर जो विदेशी फंडिंग हो रही है मिशनरियों को, वो रुकेगा। हवाला रुकेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, हवाला रुकेगा। हवाला रुकेगा तो जिहादियों की, जो खाड़ी देशों की फंडिंग रुकेगी। एफसीआरए खत्म करेंगे, कॉमन बैंकिंग कोड लाएंगे, तो मिशनरियों की वेस्ट कंट्रीज से जो अमेरिका से फंडिंग आ रही वो रुकेगी, तो मिशनरियों की कमर टूटेगी, तो जिहादियों की भी कमर टूटेगी, मिशनरियों की भी कमर टूटेगी। और इसके बाद आपको कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इस 1860 के आईपीसी को रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा। यह हमारे काम की नहीं है। अगर ये ठीक होती तो कम से कम अपराध कम होता, भ्रष्टाचार कम होता, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कुछ तो कम होती, अलगाववाद कम होता, कट्टरवाद कम होता, मजहबी उन्माद कम होता, नक्सलवाद कम होता, माओवाद, कुछ तो कम नहीं हो रहा। फिर हम इसको क्यों ढो रहे? इसलिए मैं कहता हूं कि जो दुनिया भर के 50 कानून चल रहे हैं ना, काला धन का अलग कानून, बेनामी लेन देन का अलग कानून, हवाला का अलग कानून, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, बेनामी संपत्ति का अलग कानून, आय से अधिक संपत्ति का अलग कानून, ये कानूनों का मकड़जाल खत्म करना पड़ेगा। खत्म करके एक कॉमन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, एक नई पिनल कोड बनाना पड़ेगा, कॉमन, वो जिसमें सारे कानून एक साथ हो। और मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसे हमारे यहां तो भ्रष्टाचार अपराध के 50 कानून चलते हैं,
ये अमेरिका में फेडरल पिनल कोड इसी में सब है। इसी में घूसखोरी है, इसी में जमाखोरी भी है, इसी में मिलावटखोरी भी है, इसी में कालाबाजारी भी है, इसी में मुनाफाखोरी भी है, इसी में नशा तस्करी भी है, इसी में मानव तस्करी भी है, इसी में सब है। अब ये अच्छा है ना कि एक किताब रख लिया, पुलिस स्टेशन पे एक किताब रख लिया, हवलदार थानेदार को केवल यही किताब पढ़ना है, सारा उसको आइडिया हो गया भाई क्या क्या अपराध होगा, कौन कौन सा कानून चल। हमारे देश में इतने कानून हो गए कि हवलदार थानेदार तो छोड़िए, यहां वकील और जज कंफ्यूज हो जाते। वो 12वीं पास बेचारा हवलदार उसको क्या करेगा, कितना पढ़ेगा भाई, बीए पास थानेदार कितना पढ़ेगा। वो जज थोड़ी है कि दिन भर ही पढ़ता है, उसको बाकी काम भी करने हैं, उसको लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना है, अपराधियों को पकड़ना है, गिरफ्तारी करनी है, छापा मारना है, क्या क्या करना है उसको, ट्रैफिक भी देखना है उसको, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, मंत्री जी आ रहे हैं तो क्या क्या करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमें कानून चाहिए अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जैसा, किसी के यहां बेनामी संपत्ति मिले। आज चाइना में वहां के लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है, लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है, बेनामी संपत्ति थी उनके पास, आज से संपत्ति। हमारे देश में जितने अलगाववादी हैं सबके पास बेनामी संपत्ति, करोड़ों की बेनामी संपत्ति। जितने माओवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी या पीएफआई के लोग हैं, जितने भी देश विरोधी लोग हैं, ये कोई मुफ्त में काम नहीं करते, सब मोटा पैसा लेते हैं, ये पैसे के लिए करते हैं। देश विरोधी ट्वीट करने वालों के पास तगड़ा पैसा है, विदेशों से फंडिंग आती है, इसलिए वो देश विरोधी ट्वीट करते हैं। तो जितने भी देश विरोधी काम करने वाले, इन सब के पास काला धन है, इन सब के पास बेनामी संपत्ति है, इन सब के पास ऐश्वर्यिक संपत्ति है, लेकिन वो फिर भी काम करते जा रहे हैं, फिर भी विदेशों से पैसा ले रहे हैं। उनको पता है कानून घटिया, हमारा कुछ नहीं होने वाला। बस 70,000 करोड़ के कानून घोटाले में किसी को फांसी नहीं हुई, न किसी की 100% जब संपत्ति जब्त हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में न किसी को फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयले घोटाले में न किसी को फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। तो ये जो देश विरोधी ट्वीट करने वाले जानते हैं हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये जो जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, जाति का जहर घोलते रहते हैं, अंडल मंडल पर पता नहीं कौन कौन है, ये मंडल का मंडल करते रहते हैं दिन भर। ये जानते हैं इनको कानून घटिया, हमारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कर रहे हैं। भारत और चाइना में अंतर क्या है? क्या चाइना का जो प्रेसिडेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा देशभक्त है, ज्यादा मेहनती है? नहीं, उनका कानून अच्छा है। सिंगापुर में इतनी शांति क्यों है? क्या सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा राष्ट्रभक्त हैं, ज्यादा मेहनती हैं? नहीं। अंतर क्या है? उनका कानून अच्छा है। अमेरिका हमसे ज्यादा खुशहाल क्यों है? क्यों वहां पे शांति है? क्यों वहां पे ऐसी हरकतें नहीं होती जो भारत में हो रही है? पीएफआई ऐसे संगठन अमेरिका में क्यों नहीं पैदा हो रहे? ये नक्सलवाद, माओवाद अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका, सिंगापुर, चाइना क्यों नहीं जाते? कानून अच्छा है भैया, सीधी सी बात है। जहां कानून का राज होगा और वहां कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा। कानून का राज है और कानून घटिया है तो राज घटिया होगा। प्राइम मिनिस्टर कितने ही अच्छे हो, मुख्यमंत्री कितने ही अच्छे हो, कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा, ये मानिए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक कठोर कानून, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, काला धन हवाला खत्म नहीं होगा, तब तक ये अलगाववाद, जिहाद, पीएफआई, ये सब खत्म नहीं होगा। और तरीका वही है, सरकार 100 रुपए से बड़ी नोट तत्काल बंद कर दे, नोट बंदी करे, नोट बदली नहीं। पिछली बार नोट बदली हुई थी, 500 के बदले 500, 1000 के बदले 2000, उससे काम नहीं बनेगा, नोट बंदी करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाए तत्काल, देर नहीं करना चाहिए। काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए और आजीवन कारावास देने के लिए तत्काल कानून बनाना पड़ेगा, उसमें डिले करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सब लोग मिलकर कठोर कानून की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांगिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए। देश की जो सबसे बड़ी सेवा है, सब देश सेवा करते हैं, मैं अपनी तरीके से करता हूं, आप अपनी तरीके से करते हैं। भाई ड्राइवर अगर अच्छी तरीके गाड़ी न चलाए, जानबूझ के लाके गाड़ी किसी को ठोक दे, तो मालिक से गद्दारी करता ही नहीं करता? आप कहते हैं ना मालिक से गद्दारी कर रहा है। टीचर अगर ठीक से न पढ़ाए, तनख्वाह ले लेकिन ठीक से न पढ़ाए, तो हम क्या कहते हैं? ये बच्चों के साथ गद्दारी कर रहा है, कहते हैं। डॉक्टर पूरी फीस ले, तनख्वाह ले, लेकिन इलाज ठीक से न करे, तो क्या कहते हैं? देखो भाई, ये तो अपने पेशेंट के साथ गद्दारी कर रहा है। ऐसे ही सांसद और विधायक, जिनको हम माननीय कहते हैं,
जो जन सेवक हैं, जो लोक सेवक हैं, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, वीआईपी सुविधा, ये किस लिए मिलता है? केवल फीता काटने के लिए? केवल भाषण देने के लिए? पूरे देश में घूमने के लिए? विदेशों में सैर करने के लिए? किस लिए मिलता है? अरे उनकी प्राइमरी ड्यूटी है अच्छे कानून बनाना। जानबूझ के घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, ध्यान रखिएगा। जानबूझ के घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह है। घटिया कानूनों के खिलाफ न बोलना भी देशद्रोह है। घटिया कानूनों को न बदलना भी देशद्रोह है। घटिया कानूनों को कंटिन्यू करना भी देशद्रोह है। अगर हमें पता चल गया, डॉक्टर को पता चल जाए कि भाई ये बीमारी है और उसका इलाज न करे, उस बीमारी को कंटिन्यू करे, तो गद्दारी नहीं कर रहा पेशेंट के साथ। अगर डॉक्टर को पता हो कि भाई देखो शरीर में यहां पे बीमारी है और उसका इलाज न करे, तो क्या कहें? उसको अच्छा डॉक्टर मानेंगे क्या आप? मरने के लिए छोड़ दे पेशेंट को, अच्छी बात है क्या? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप पीएफआई को बैन करने से कोई फायदा नहीं होगा, एक नया डीएफआई और सीएफआई और कुछ और पैदा हो जाएगा। पीएफआई बैन हो, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म। परमानेंट सोल्यूशन है काला धन, बेनामी संपत्ति, अस्थायी संपत्ति 100% जब्त करने के लिए कानून। परमानेंट सोल्यूशन है 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो। परमानेंट सोल्यूशन है प्रॉपर्टी आधार से लिंक किया जाए। परमानेंट सोल्यूशन है जिहादियों को फांसी हो। पिछले 20-25 साल में केवल 2 लोगों को फांसी हुई है। कितने जिहादी पैदा हुए पिछले 20 साल में? कम से कम 500 जिहादी पैदा हुए हैं, फांसी केवल 2 को हुई, अफजल गुरु, याकूब मेनन, बस। क्यों नहीं हो रही फांसी? कानून घटिया। जब भी कहीं मर्डर होगा, कभी बलात्कार होगा, कभी कन्हैया का होगा, कभी उमेश कोल्हे का होगा, हम शुरू हो जाते हैं ट्विटर पे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे भैया, ट्विटर पे फांसी दो मत कहिए। ट्विटर पे आप ये कहिए फांसी देने के लिए कानून बनाओ। बैन पीएफआई, बैन पीएफआई, बैन पीएफआई नहीं, आप कहिए जिहादियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। नहीं तो फिर बैन पीएफआई होगा, नया डीएफआई आ जाएगा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगी, आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।